हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। तो कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे डिटेल करंट अफेयर की तरफ। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। थीम थी यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। केपी शर्मा ओली ये चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। खर्ची पूजा समारोह त्रिपुरा में आयोजित किया गया। इसके अलावा विंबलडन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। 20 से 24 नवंबर 2024 तक पहला विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में होगा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अरुण कुमार बंसल। इसके अलावा सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत होंगे सुभाष प्रसाद गुप्ता। यूईएफए यूरो कप इसको जीत लिया है स्पेन ने। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2060 के दशक तक भारत की जनसंख्या 170 करोड़ पहुंच जाएगी। और अभी हाल ही में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण किया है यूएई ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन वन लाइनर फॉर्मेट में। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कल की वीडियो देख सकते हो, या फिर आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो एमजेटी ऐप पर आपको उसकी पीडीएफ दी जाती है और क्विज भी दी जाती है। क्विज जरूर लगाया करो, क्योंकि क्विज लगाने से ना एक दूसरा प्रकार का रिकॉल वैल्यू आपके अंदर बढ़ता है, ठीक उस प्रकार का जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्विज कोशिश किया करो जरूर सॉल्व करने की। डेली, वीकली, मंथली हर प्रकार की क्विज यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। एमजेटी ऐप इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में 48वां कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। इसको जीत लिया है दोस्तों अर्जेंटीना की टीम ने। अर्जेंटीना की टीम ने कोलंबिया को हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया है। एक बार फिर से मेसी की कप्तानी में देखो यहाँ पर विनर हुआ है अर्जेंटीना। अभी आपको याद होगा 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसको भी तो अर्जेंटीना ने ही जीता है। उसमें फ्रांस को हराकर इसने जीता था। यहाँ पर इसने कोलंबिया को हराया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया, यानी कि फाइनल मैच में एक गोल मिला अर्जेंटीना को और कोलंबिया कोई गोल नहीं कर पाया। अर्जेंटीना अपना खुद का 16वां ये कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जीता है। मतलब देखो 16 बार ये जीत चुके हैं 48 में, ठीक है। 48वां टूर्नामेंट का संस्करण था, 16वां इनका ट्रॉफी है। हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी में स्थित है, वहां पर फाइनल मैच आयोजित किया गया। 108 साल के इतिहास में दूसरी बार ये था जब ये फुटबॉल प्रतियोगिता दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित हुई। कहां पर आयोजित हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो 21 जून से 15 जुलाई तक ये चला। तो एक बात और ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका जो है फुटबॉल यहाँ का प्रमुख गेम है। दक्षिण अमेरिका की बहुत सारी टीमें हैं, ब्राजील देख लो, उरुग्वे देख लो, आप अर्जेंटीना ही देख लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वैसे फीफा वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना, लियोनल मेसी इसके कप्तान है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ लियोनल मेसी आज के टाइम पर किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर। जिनका सही होगा उनको मैं हर्ट दे दूंगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लिंक कर सकते हैं। अभी देखो यूरो कप के बारे में कल हम लोगों ने बात की। यूरो कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने यूरो कप जीता है। अगला, हाल में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों भारत सरकार ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये है 1933 या कहें 1933। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है 1933 इंडियाज फर्स्ट टोल फ्री नेशनल एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड। तो ये लॉन्च किया गया है एनसीबी की मदद से, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से इसे लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। साथ ही साथ में एक मानस नाम से, यानी मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से एक ईमेल सर्विस भी शुरू की गई है। ये सब क्यों किया गया है? तो देखो ये सब शुरू किया गया है जिससे नारकोटिक्स को बढ़ावा ना दिया जा सके। मतलब देखो नारकोटिक्स मतलब ये ड्रग वगैरह जो यूज करते हैं, नशीले पदार्थ लोग यूज करते हैं, इन सब की बढ़ोतरी ना हो, इन सब दवाओं से नागरिकों को बचाया जा सके, क्योंकि इससे बहुत सारे घर, बहुत सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। कहते हैं अगर आपका कोई दुश्मन हो
तो दुश्मन को एक बार मारने से अच्छा है उसको नशे की लत लगवा दो, उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ये पुरानी कहावत है और अप्लाई भी होते हुए बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे आसपास में। तो यहाँ पर ऐसी कोई और घटनाएं ना हो, आगे चल करके इस पर रोकथाम लगाई जाए नशीली दवाओं से संबंधित। आप देख रहे हो पंजाब की आज के टाइम पर क्या हालत है। 24/7 सहायता प्राप्त करने के लिए एक ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नशा छुड़वाना चाहता है, कोई ऐसा चीजें होते हैं, उनको यहाँ हेल्पलाइन नंबर पर वो बातचीत करके अपनी चीजों में हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे अगर मान लीजिए कुछ कोई इस गलत लत में लग भी गया है तो उसे बचाया जा सके, उस पर उपचार किया जा सके। आगे यहाँ पर कुछ और भी हेल्पलाइंस हैं, इनको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नोट डाउन सकते हैं, इसको इमरजेंसी में काम आएगी। जैसे 101 हो गया फायर के लिए, 100 हो गया 100 नंबर पुलिस के लिए, 102 एम्बुलेंस के लिए। ठीक है, ऐसे वगैरह वगैरह है। आगे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कहाँ पर दूसरे सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ने सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का दूसरा संस्करण आयोजित किया। कहां पर? नई दिल्ली में ये आयोजित किया है। दोस्तों आपने सुश्रुत जी का नाम जरूर सुना होगा, एक महान मुनि थे। भारतीय इतिहास में शल्य चिकित्सा का जनक इन्हें माना जाता है और सुश्रुत संहिता में इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा था। शल्य चिकित्सा बेसिकली सर्जरी, जो हिंदी में आप कहते हो। तो आज भी आप सर्जरी की बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो सुश्रुत संहिता में उसके डायरेक्ट प्रमाण आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे प्रकार के जो इक्विपमेंट्स इन्होंने बहुत सारे टाइप के खोजे थे, उनके फिगर्स वगैरह भी उसमें बनाए थे अपनी बुक में, वो आज भी यूज होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो फिलहाल सुश्रुत जी की जयंती भी मनाई जाती है 15 जुलाई को और इस बार 13 से 15 जुलाई तक सुश्रुतम नाम से एक शल्य संगोष्ठी आयोजित की गई। तो ये शल्य संगोष्ठी कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं बता दिया हूं, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखिए दोस्तों सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, है ना। अभी रेलवे के एग्जाम्स अब शुरू ही होने वाले हैं अगले महीने से। यूपी में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब की भी, अभी सीएचएसएल का तो मान लीजिए हो गया, सीजीएल का लगा हुआ है, वैकेंसी आ गई है, तो इसकी भी तैयारी आपको शुरू करनी है। तो ऐसे में जब इतने सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है और मॉक टेस्ट के लिए अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल शुरू की गई है टेक्स्ट बुक के द्वारा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको ना सिर्फ सीजीएल बल्कि इंडिया के सभी एग्जाम्स के यहाँ मॉक टेस्ट वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। अभी के लिए अगर आप एमजीटी कूपन कोड यूज शुरू करते हो, लगाते हो, तो आपको मात्र 527 में ये मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। देखो आपको भी पता है कि सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इनको भी पता है सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए दाम इतना है, आगे और भी बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आएंगे, सबको पता है कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, लोग सोचेंगे मॉक टेस्ट खरीदने को, लेकिन उस टाइम पर प्राइजेस और बढ़ जाएगा। तो अभी के लिए ये जो सेल चल रही है इसका फायदा उठाइए, कूपन कोड यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग जब बाद में कहते हो कि सर ऑफर अब कब आएगा कब आएगा, तो मुझे बुरा लगता है कि मतलब अब आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको ले करके ज्वाइन हो सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। डेली कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट दो। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो 2 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, सुबह में 1 रात को या शाम को। और अगर आप तैयारी अभी चल ही रही है तो कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो दो। लेकिन अब ऐसा भी मत करना कि दिन भर रात भर मॉक टेस्ट ही देते रहो, है ना। कुछ लोग होते हैं मजे के लिए देने लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। 1 मॉक टेस्ट या मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट पर डे बस। नई दिल्ली में आयोजित डीडी रोबकॉन प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? तो देखिए इसका विजेता बन गया निरमा यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में डीडी रोबोकॉन प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये बेसिकली रोबोट को लेकर के एक कंपटीशन था। इसमें इंडिया भर से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। इसमें डीडी डीडी जो दूरदर्शन है इसने आयोजित किया था आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के रोबोकॉन। तो जैसे आपने सुना है हैकथॉन, जैसे आपने अलग अलग तरीके के ऐसे थॉन सुने हैं, वैसे ही ये रोबोकॉन है। ठीक है, हैकथॉन में क्या होता है कि हैकिंग को लेकर के एक प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है कि हैकर कौन बढ़िया बढ़िया मिलेगा। यहाँ रोबोकॉन है तो रोबोट को लेकर के, रोबोट में कौन इन्वेंशन कर रहा है नए नए, कौन स्टार्टअप्स आ रहे हैं सामने, इन सबको लेकर के एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो ये 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी, 13 और 14 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुई। अब इसमें 45 से ज्यादा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज शामिल हुए, 750 से ज्यादा छात्र स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। निरमा यूनिवर्सिटी ने इसको जीत लिया है
खिताब, मतलब कि इस बार की ये विजेता बनी है। अब जब ये विजेता बन गई है तो ये भारत को रिप्रेजेंट करने जाएगी वियतनाम में। वियतनाम के क्वांग निन्ह में अंतरराष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन होना है, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने ये निर्मा यूनिवर्सिटी जाएगी। क्लियर? तो ये निर्मा यूनिवर्सिटी इंडिया में जो हुआ उसको जीत गई है। आगे, हाल ही में कहां पर 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कही जाने वाली इंदौर 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधरोपण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वैसे मैंने अभी आपको नाम लिया कि इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है, तो इस बार की सबसे स्वच्छ सिटी के लिस्ट में 2 सिटीज टॉप पर आई हैं, सूरत और इंदौर दोनों हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, केवल इंदौर को नहीं इस बार कहिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा। फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में पौधरोपण रोपण एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें स्काउट गाइड, स्टूडेंट्स ये सब शामिल हुए थे, और एक साथ 24 घंटों में इन्होंने 11 लाख से ज्यादा पौधों की सैंपलिंग कर दी है, पौधरोपण किया हुआ है। ये राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। क्लियर? 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उस अवसर पर पीएम मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम से एक अभियान शुरू किया था। यहाँ मध्य प्रदेश की बात आई है, मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की ही सिटी है। भोपाल इसकी राजधानी होती है। भोजताल इसकी झील है, और भोजताल और साके सागर 2 प्रमुख झील है यहाँ पर। नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, दर्रे हैं असीरगढ़ दर्रा, लोक नृत्य में मटकी, कर्मा, त्रिटली, तानसेन नृत्य महोत्सव ये सभी यहाँ पर आयोजित होते हैं। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट मध्य प्रदेश से जाती है। बॉर्डर शेयर की बात करें तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला, हाल ही में उत्तराखंड ने किस शहर में अपनी पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की? तो उत्तराखंड ने अपनी राजधानी देहरादून में पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है। वैसे उत्तराखंड की 2 राजधानियां होती हैं। जब तक मैं अभी उत्तराखंड के मैप में आऊं तब तक आप कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन सी हैं। पहली बर्ड गैलरी की स्थापना उत्तराखंड ने की है। बर्ड गैलरी मतलब बर्ड्स की गैलरी, चिड़ियों की गैलरी। ये कुछ इस प्रकार से होगी, इसमें HD हाई डेफिनेशन के बर्ड्स की फोटोज होंगी, तस्वीरें होंगी। अब ऐसा लगाने का क्या मतलब, ये वो बर्ड्स होंगी, वो ऐसे चिड़िया होंगी, उनकी प्रजातियां होंगी जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में भारत की 50% से ज्यादा चिड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, बर्ड्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। 50% से ज्यादा अकेले उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 750 से ज्यादा ऐसे बर्ड्स की प्रजातियां हैं। तो इन सब के बारे में डिटेलिंग कि कौन क्या है, किन की क्या खूबियां हैं, कैसे कौन दिखता है, इसके लिए ये बर्ड गैलरी बनाई गई है। तो उत्तराखंड की ये पहली है, देहरादून में स्थापित की गई है। 15 जुलाई को अभी प्राकृतिक शिक्षा केंद्र जॉली ग्रांट में इसका उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने। ठीक है, तो 710 से ज्यादा, सॉरी 750 मैंने बोल दिया था, 710 से ज्यादा यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि भारत में 50% से अधिक है अकेले उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी मैंने आपको बताया देहरादून होती ही है, साथ ही साथ गैरसैंण भी होती है। देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। अच्छा, उत्तराखंड ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है ना, लागू करने वाला पहला राज्य बना है। वैसे गोवा में पहले से लागू है, चूंकि वो स्वतंत्रता के पहले से लागू था, इसीलिए वो लागू किया नहीं है, वहां पर बाय डिफॉल्ट पुर्तगालियों ने ही लागू किया था। तो अगर पूछा जाए कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तब तो आप ये बताएंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से बताइए किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तब उसमें आप उत्तराखंड और गोवा दोनों लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती थी, तो ये बात ध्यान रखना, लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड बता देना। आगे यहाँ पर बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसका नया नाम हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब रामगंगा हो गया है। किस नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये रामगंगा नदी के किनारे है, इसीलिए इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बाकी राजाजी नेशनल उद्यान है ही, राष्ट्रीय उद्यान है ही, और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी यहाँ के गवर्नर हैं।
उत्तराखंड 13 जिलों के साथ अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। जब अलग हुआ था तब बना था ये 27वां राज्य भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र वार्ता द्वारा बनाए गए लॉस एंड डैमेज फंड, इस बोर्ड की अध्यक्षता किस देश को दी गई, या कहें इस बोर्ड की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र वार्ता के द्वारा लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड बनाया गया है और इसकी मेजबानी इस बार सौंपी गई है फिलीपींस को। लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड मतलब ये एक ऐसा बोर्ड होगा जो वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है या फिर कहीं इन्वायरमेंट में जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रिकवर किया जाए। जैसे अभी आप इंडिया में देखो बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, बहुत सारे राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हो अक्सर। तो क्योंकि ये जो पेड़ हैं यही एक इकलौता ऐसा माध्यम है जो बहुत अच्छे तरीके से और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकता है, शुद्ध रख सकता है पर्यावरण को। तो ऐसे और डैमेजेस को कैसे सुधारे जा सकें पर्यावरण को लेकर के, या फिर और भी ऐसे जो सीमित संसाधन होते हैं उनसे, या कहीं कहीं पर आप देख रहे हो जल स्तर बढ़ता जा रहा है तो उनके लिए क्या किया जाए, ये सब पर काम करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड बनाया गया है। तो इसकी अध्यक्षता इस बार फिलीपींस को दी गई है, ये सोच करके कि फिलीपींस चलो ये साउथ एशिया पैसिफिक रीजन में पड़ता है, एशिया पैसिफिक रीजन में, तो हो सकता है कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे एशिया पैसिफिक रीजन में इसको लेकर के कुछ बड़े काम, बड़े परिवर्तन देखने को मिले। तो क्लाइमेट चेंजेस के प्रभावों को जवाब देने के लिए है। देखना होगा अब ये कितना ज़्यादा इसमें रहता है। अब आगे आने वाले टाइम पर बहुत सारे देशों को ऐसे बारी बारी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है, बोंग बोंग मार्कोस इसके हैं राष्ट्रपति, और फिलिपीनी पेसो यहाँ की मुद्रा है। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं फिलीपीन है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है एशिया पैसिफिक रीजन में। देखो ये तो एशिया है, ये तो समझ में आ रहा है, और नीचे जो है ये है इंडियन ओशियन। पैसिफिक ओशियन पूछा जाएगा तो आप इधर आओगे, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि इंडो पैसिफिक रीजन तो आप ये वाला एरिया आओगे, ठीक है ना। एशिया पैसिफिक रीजन मतलब एशिया और ये प्रशांत महासागर। ठीक है, चलो फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है एक देश फिलीपींस, कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर, लगभग 750 से ज्यादा द्वीप हैं। ये सब मिलकर के फिलीपीन एक देश बनाते हैं। मनीला में इसकी राजधानी है। मनीला में और किसका हेडक्वार्टर होता है, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। फिलहाल फिलीपींस जो है इसका डिस्प्यूट भी है यहाँ पर 9 डैश लाइन है, ठीक है, 7 डैश लाइन या 9 डैश लाइन कहो तो ये चाइना का इसको लेकर के विवाद भी है। अक्सर इस पर वीडियोस वगैरह भी आती रहती है ट्रेनिंग टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने वादा किया था कि आपको वीडियो दूंगा और थंबनेल वगैरह भी रेडी हो गया था, सब कुछ रेडी हो गया था, लेकिन टाइम मिल नहीं पाया और कुछ दूसरे कामों में लग गए, वीडियो आपको नहीं मिल पाए, लेकिन ये वीडियो देना चाहिए था। चलिए कोई कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम पर, अगर टाइम मिला तो आपको देने की प्रयास करेंगे इस पर वीडियो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इनको अब और अधिक शक्तियां दे दी गई है। तो मनोज सिन्हा को नहीं दिया गया है, मतलब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये शक्तियां क्यों दी हैं इसको समझिए। कारण ये है कि अभी रिसेंट ही समझ लो कि 3-4 साल पहले 370 हटाया गया, ठीक है, 2019 में। आर्टिकल 370 इतना खतरनाक था कि वहां के अनुसार जम्मू कश्मीर के लोग अपना झंडा वहां पर रखते थे, अपना संविधान रखते थे, और उनके संविधान में कोई वहां पर उस राज्य में कोई संशोधन भी नहीं कर सकता था। ऐसे नियम उन्होंने बना रखे थे। तो मतलब अगर कुछ भी वहां पर सुधार करना होता तो वहां के विधानसभा में पारित कराना होता, वहां के विधानसभा से अप्रूवल लेना होता, वहां के मुख्यमंत्रियों से अप्रूवल लेना होता, और वहां के मुख्यमंत्री हैं कि मानने को तैयार नहीं होते थे क्योंकि उनका बना बनाया पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो सकता था। तो इसके लिए जैसे तैसे करके 370 तो हटाया गया, लेकिन अब दबाव बनने लगा कि दोबारा भैया कब तक वहां राज्यपाल शासन रखोगे, कभी ना कभी तो उसको बहाल करो, वहां पर राज्य सरकार लाओ, विधानसभा का चुनाव कराओ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भाई चलो सितंबर तक आपको कराना होगा। केंद्र सरकार को कहा कि अब राज्यपाल शासन बंद करो और सितंबर तक वहां चुनाव कराओ। सितंबर तक चुनाव कराना है, लेकिन फिर से वही डर है कि चुनाव कराए। अब चूंकि वहां पर भारत में जो दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस ले लो चाहे बीजेपी, ये दोनों पार्टियों का वहां पर उतना ज्यादा वर्चस्व है नहीं, वहां रीजनल पार्टियों का ज्यादा महत्व है। तो वहीं के बनेंगे सीएम।
जब वहां के सीएम बनेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कर दें कि जिससे फिर दिक्कत वहां पर आने लगी। तो अब इस डर को देखते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया कि वहां के उपराज्यपाल को दे दी दिल्ली वाली शक्तियां। दिल्ली वाली क्यों? दिल्ली में भी सेम ऐसे ही आप सुनते होगे और अरविंद केजरीवाल को हमेशा रोते हुए कि ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक्चुअली में यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। अब दिल्ली जैसी पावर उपराज्यपाल को दे दी जाएगी, जिससे जिससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल में रहे उपराज्यपाल के। वहाँ की जो सरकार है और वहाँ के जो रीजनल पार्टी के नेता हैं वो सब कह भी रहे हैं, उनके बहुत सारे बयान आए हैं, ये सब मैं दिखाता इस वीडियो में। उसमें बहुत सारे बयान आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कठपुतली बना के रख दिया है या फिर एक चपरासी की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की वो करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं वहाँ के जो हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या-क्या संशोधन किया गया है ये मैं आपको मोटा-मोटा बता दे रहा हूँ। बाकी तो डिटेल वीडियो में ही इस पर चर्चा करने लायक है, यहाँ पर उतना समय नहीं मिलता है। तो देखो जम्मू कश्मीर में किसी भी निर्वाचित सरकार आए, कोई भी सरकार आए, उसके पास इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रांसफर पोस्टिंग, अटॉर्नी जनरल ऐसी बहुत सारी नियुक्ति संबंधित मामलों में सीमित शक्तियां होंगी, लिमिटेड पावर्स होंगी। इसके अलावा विधि, कानून, न्याय, संसदीय कार्य, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए महाधिवक्ता और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। मतलब जो भी नई नियुक्ति करनी है बड़ी बड़ी, उसमें सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल से मंजूरी लो, उसकी बात करो। दूसरा, अभियोजन स्वीकृति देने, स्वीकार करने या अपील दायर करने संबंधित कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा, उसके बाद ही वो हो पाएगा। आईएएस, आईपीएस और भी ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होंगे, इन पर निर्णय लेना हो, जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब करना हो, उसके लिए भी उपराज्यपाल को ज्यादा पावर दे दी गई हैं, बिना इनकी सहमति से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मतलब आपको सिमिलर लग रही होंगी दिल्ली से, दिल्ली गवर्नमेंट से। तो ऐसी शक्तियां उपराज्यपाल यहाँ पर पाएंगे। तो अब इसके बाद सितंबर में होगा चुनाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ ट्विटर के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? ट्विटर यानी अब इसका नाम नया हो गया है एक्स। तो एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इनके ट्विटर पर कंप्लीट हो गए हैं। और दुनिया में बड़े बड़े नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह बहुत पीछे हैं इनके। आप देखो जो बाइडन जो है बहुत ज्यादा, 38 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। और यहाँ पर दोगुना भी करो आप तो भी उससे भी ज्यादा इनके प्रधानमंत्री मोदी के हैं। इमैनुअल मैक्रोन तीसरे पर हैं और लूला डिसाल्वा, जस्टिन ट्रेड्यू, ये कौन है? जॉर्जिया मेलोडी, तो ये भी हैं इस लिस्ट में। फिलहाल 100 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर हो गए हैं, मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर हैं। और पॉपुलैरिटी की लिस्ट में कई बार लिस्ट आ चुकी है पिछले कई सालों से लगातार। सबसे ज्यादा पॉपुलर की लिस्ट में तो प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर बने ही हैं। 2009 में इन्होंने एक्स को ज्वाइन किया था। हाल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। पिछले 3 वर्षों में 30 मिलियन नए फॉलोअर्स इनसे जुड़े हैं। अगर ट्विटर की बात करें, जो कि पहले ट्विटर था अब तो एक्स हो गया है, अभी 2023 में 44 बिलियन डॉलर में बहुत ही नाटकीय तरीके से एलन भैया ने इसको खरीदा था। एलन मस्क भाई अजीब आदमी है, इसको तो मतलब मैं फॉलो करता हूँ, इतना समझ में आया है हमको कि एलन मस्क को जो सीरियसली लेता है वो बेवकूफ बन जाता है, और एलन मस्क को जो सीरियसली नहीं लेता है वो उससे भी बड़ा बेवकूफ बन जाता है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताना। सीईओ हैं लिंडा याकारिनो, इनका नाम पूछा जा सकता है ट्विटर की आज के टाइम पर, ये सीईओ हैं। अब एक्स नाम है लेकिन बार बार ट्विटर ही आता है दिमाग में, तो याद रखना जैक डॉर्सी ने इसे स्थापित किया था, मतलब इसके संस्थापक थे। आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ दोस्तों साउथ कोरिया में, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए यानी स्पेस रिसर्च के लिए साउथ कोरिया। अच्छा आपको याद होगा साउथ कोरिया ने अभी हाल फिलहाल में अपनी एक स्पेस एजेंसी खोली है, नाम याद है आपको? चलिए अभी मैं बताता हूं, तब तक आप ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, किसी को याद हो तो कमेंट करके बताओ। तो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अभी अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर यानी कि स्पेस के रिसर्च को लेकर के एक ग्लोबल समिट आयोजित हुई। 60 देशों के लगभग 3000 अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसमें आए। पहली बार यह द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल होती है, मुद्रा कोरियन पीपल वॉन, राष्ट्रपति है यूं सुक योल। मैंने बात की आपसे कि इसकी अभी नई स्पेस एजेंसी आई है, क्या नाम है?
तो देखो नासा तो आप जानते हो, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसने अभी कोरिया के नाम से कासा इसने स्थापित की है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आपको सामान्य विज्ञान की ई बुक लेनी है या फिर आपको 6 मंथ की ये लेनी है ई बुक, तो आप ये दोनों ई बुक इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कंटेंट के मामले में आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी, आप इस ई बुक को लेकर के भी देख सकते हो। तो इसके अलावा एमजीटी का ही आपको ये लोको पायलट और टेक्नीशियन का बुक भी मिल जाएगा। इसको जो लोग लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने पूछा था आपसे कि राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना झारखंड की योजना है। आज आपको क्या बताना है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन किस प्रकार के मैदान पर कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा महिला एकल का खिताब इसमें किसने जीता है। दोनों क्वेश्चन के बारे में अभी कल हमने डिस्कस किया था, तो आप जो है जरूर आंसर कीजिए डिटेल में भी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और एमजीटी ऐप पर आपको पीडीएफ और क्विज दोनों मिल जाएगी, तो एमजीटी ऐप पे इंस्टॉल कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।